खेजड़ी बचाओ का जो मुद्दा है रविंद्र भाटी का ही नहीं है। क्या लगा कि उस सदाचार कमेटी का क्या हुआ? लगातार आप मांग करते आ रहे हैं, कोई सीबीआई की जांच मांग नहीं हुई और अभी तक उस सदाचार कमेटी का क्या डिसीजन आया? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, मैं तो जब बात भी हो रही ना तो 5 लोग सामने बैठे हैं, उनको भी लगातार खड़ा आप भी सीबीआई उनको की खड़ा कर सकती हूँ, मैं लाके उनको खड़ा कर सकती हूँ कि क्या बात मेरे से उसकी हुई। विधानसभा सत्र चल रहा है और बजट भी आने वाला है, उसको लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ में रितु बनावत जी हैं। मैम, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आपका बहुत बहुत। है। बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आ चुका है, निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, क्या लग रहा है मैम, राजस्थान के लिए, आम आदमी के लिए क्या कुछ इसमें मिला इस बजट में? देखिए, जो केंद्रीय बजट है निश्चित तौर पर दूरगामी परिणाम लेकर आएगा और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो एक स्थायित्व आना चाहिए देश में, इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे इस बजट के थ्रू आने वाला है। आज आप देखिए, बजट होने के पेश होने के बाद आज हमारा टैरिफ भी कम हुआ। जो चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ चेंज होती है, बदलाव की अगर राजनीति होती है तो बदलाव की राजनीति में धीरे से उसको चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। आप देखिए कि सेंसेक्स गिरा था, आज चीज़ें बढ़ रही हैं तो चीज़ें समझ में आती है, लोगों को समझ में आता है कि हम अच्छी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसे देखो, बालिका विद्यालय हॉस्टल्स की बात करी हर ज़िले में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो महिलाओं के लिए बालिका शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम निर्मला सीतारमण जी ने बढ़ाया है। और निश्चित तौर पर इसे अगर मैं अपने क्षेत्र की देखूं या पूरे राजस्थान के परिदृश्य में देखूं तो बालिका शिक्षा के लिए जो प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, उन्हीं के बलबूते महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, बालिका शिक्षा की ओर बढ़ रही है। अन्यथा आप देखो, आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चों की संख्या देखेंगे हम, छात्र छात्राओं की, तो छात्राओं की संख्या में ज़्यादा मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखेंगे आप, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो निश्चित तौर पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जो आने वाला बजट है राजस्थान का, उससे भी महिलाओं को बहुत उम्मीद है, किसानों को बहुत उम्मीद है। और जो केंद्रीय बजट है उसमें भी किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यद्यपि एक एक सेक्टर के किसानों के, तटीय क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए प्रावधान किए गए और एक नई तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू किसानों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, टेक्नोलॉजी के थ्रू किसानों की आवक बढ़े, उनकी फसल बढ़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोले कि इकोनॉमिक तौर पर स्टैब्लिश किया जाए, इसके प्रयास केंद्रीय बजट में भी किए गए। और उसी के अनुरूप राजस्थान का जो बजट आएगा, हर विधानसभा क्षेत्र को मुझे लगता है कि कुछ अच्छा मिलेगा, जिससे कि वो अपने क्षेत्र का एक बोलते हैं ना, विकास का पत्थर, वो साबित होगा। अगर मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो पिछले जो 2 बजट हैं उनकी अगर बात करूं, आप देखिए बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा था। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में हुई हैं, जैसे कि अब मेरे दोनों उपखंड जो हैं उन पर दोनों तो उप जिला अस्पताल बन रहे हैं, काम चल रहा है, उनके अलॉटमेंट हो गए, लैंड अलॉटमेंट हो गए, बजट अलॉटमेंट हो गए, दोनों ही उपखंडों पर बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है और बहुत सारी और भी चीज़ें। मैंने खेल ग्राउंड की मांग भी की है, बिजली की 33 के भी बिजली के 2 मेरे को पिछली बार मिले थे, उससे पहले 1 मिला था और 220 केवी का एक बड़ा जीएसएस मेरे यहाँ पर बन रहा है, उसका काम अभी चल रहा है, 132 का चालू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर एक जो किसानों को बिजली मिले, आम जनता को बिजली के सेक्टर में, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी कमी जो आज नज़र आती है वो बिजली सेक्टर में नज़र आती है। अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र में, चाहे गुजरात देख लो, एमपी देख लो, हरियाणा देख लो, तो बिजली के सेक्टर में हम थोड़े से निवेश लाने में भी बिजली सेक्टर में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में बिजली भी महंगी है और उस वजह से निवेशकर्ता जो भी आना चाहते हैं वो भी थोड़े से अपने पैर पीछे करता है। तो एक बिजली के सेक्टर में सोलर के माध्यम से, कुसुम योजना के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि निवेश भी बढ़ेगा, उसके कारण से किसानों की आवक भी बढ़ेगी, किसानों को समय पर बिजली मिलेगी। एक समय था, मैंने विधानसभा में पहली बार जब मैं जीत के आई तो मैंने कहा था कि मैं रात को खुद देख के आई हूँ कि 12 बजे के बाद जो सर्दियों में हालत होती किसानों की, बहुत दयनीय होती। 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैंने किसानों की बात यहाँ पर उठाई। और उसके बाद आज जो है, पहले तीन ब्लॉक्स में बिजली मिलती थी, अभी राजस्थान में 2 ब्लॉक में बिजली मिल रही है। यद्यपि हो सकता है कम ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों वाइज हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत है और इस ईश्वर ने भी बहुत कुछ साथ दिया है। तो मेरे को लगता है कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं।
राजस्थान में ऑल ओवर देखें, चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देखें, पोटेंशियल बहुत है और चीज़ें ज़्यादा अच्छी की जा सकती है, लेकिन कोई करने वाला, सोच वाला चाहिए और सरकार लग रही है। मुझे लगता है कि बजट में हर विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदें पूरी होगी और मेरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की थोड़ी स्थिति, क्योंकि गंभीरी नदी का पानी, पाचना के बांध से छूटा हुआ पानी जो आया, कुकर नदी में जो पानी की आवक बढ़ी, उसके कारण से मेरे क्षेत्र में पुलियाओं की स्थिति खराब हुई। मेरे क्षेत्र में बाईपास जो निर्माण है, क्योंकि माइनिंग का भी एरिया है, तो बाईपासों का निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है, 2-4 ऐसी बड़ी सड़कें हैं और मेरी जो लिस्ट है वो लगातार 46 सड़कों की डिमांड मेरी रही है। तो मैं लगातार सरकार से मांग कर रही हूँ, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की मांग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बजट में मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अपेक्षा तो ये है ही है, बाकी देना तो सरकार का काम है, हमें डिमांड करने का काम है और निश्चित तौर पर हम एक अच्छा मेरे विधानसभा क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अच्छा कर पाएँ, यही मेरी प्राथमिकता इस बजट में रहेगी। मैम, चौथा दिन था विधानसभा का, तमाम मुद्दे उठे लगातार देखने को, लेकिन आज जो है कफ सिरप का मुद्दा बहुत विशेष तौर पर, बड़े तौर पर देखने को मिला। क्या लगता है कि राजस्थान के लिए कफ सिरप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली? देखिए, कफ सिरप का जो मुद्दा था, न केवल राजस्थान में, पूरे भारत में ही उसका एक अलग इम्पैक्ट था कि छोटे बच्चों की दवाइयों के साथ भी, क्योंकि वो छोटे बच्चों से ही शुरू हुआ था। और जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में बताया कि कफ सिरप के कारण से किसी की मौत नहीं हुई, जैसा उन्होंने बताया। और कफ सिरप का जो मुद्दा था, हरिमोहन जी जो हमारे विधायक है, बूंदी से आते हैं, उन्होंने उठाया था। तो ये जो इसके कारण से राजस्थान की नो डाउट बदनामी होती है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है, चीज़ों को ठीक करना, समय पर चीज़ों को ठीक कर दिया जाए। और आप देखिए कि 1-2 मामले आते ही तुरंत सरकार निर्देश जारी किए और उस सिरप को ड्रॉप किया गया। और ये भी बताया गया कि सिरप के कारण से नहीं, ओवरडोज के कारण से ज़्यादातर स्थितियाँ खराब हुई। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग भी सोचते हैं कि 10 ml डॉक्टर ने बोला तो 12 भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती हैं और उनके वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि ओवरडोज की वजह से या उन कारणों से हुआ और सरकार ने तुरंत निर्देश भी जारी किए, बैन किया दवाइयों को और जो प्रयास किए जा सकते थे, कठोरता से उन प्रयासों को किया। तो सरकार ने प्रयास अच्छा किया और ये जो घटनाएं हैं वो ये ज़रूर है कि टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी सरकारी लिस्ट में आ रही है दवाई, उसकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो, जिसका कोई चीज़ का रिएक्शन नहीं हो। और जो मानव का स्वास्थ्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और किसी दवाई के कारण से कोई प्रॉब्लम हो, ये भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सावधानी बरतने इसमें ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। मैम, एक मुद्दा ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा विधानसभा के अंदर, रविंद्र सिंह भाटिया वो लगातार उठाते चले आ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अनूठे अंदाज में उठाया, खेजड़ी बचाओ ओरण बचाओ, लगातार उठा रहे हैं। क्या इस पे कोई ठोस कदम हो पा रहा है, उठ पा रहा है? देखिए, खेजड़ी बचाओ का जो मुद्दा है रविंद्र भाटी का ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। क्योंकि खेजड़ी जो है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ये राजस्थान का जो है वो राजकीय वृक्ष है। और खेजड़ी के लिए रविंद्र भाटी अभी विधानसभा में आए हैं, मेरे छोटे भाई हैं और उन्होंने अभी उठाना शुरू किया। लेकिन खेजड़ी के लिए बहुत लंबे समय से बचाने के लिए आंदोलन हुए। आपने पश्चिमी राजस्थान में सुना भी है, कई कहावतें कही जाती हैं, कई लोगों ने इसके लिए आंदोलन किए हैं। पर्टिकुलरली समाज इसके लिए रहा है, जो कभी संघर्ष करने में, खेजड़ी बचाने में चूका नहीं है। और जो मैंने कल भी देखा कि कल जो आंदोलन बीकानेर में हुआ और साधु संत भी बैठे हैं धरने पे, तो निश्चित तौर पे हम सबको मिलकर, क्योंकि ये केवल खेजड़ी बचाने की बात नहीं है, ये पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करने की बात है। खेजड़ी को पनपाना, एक खेजड़ी का पेड़ लंबे समय तक जीवित रहता है और उसके कारण से मनुष्य, कहते ना कि जो पेड़ों से हम बातें बोलते हैं कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी तो कुछ देना सीखें, तो ये खेजड़ी के लिए भी कहा जा सकता है कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिखाया है। पूरे पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको शुद्ध करने में उनका खेजड़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और निश्चित तौर पर एक ठोस नीति खेजड़ी बचाने के लिए बनाई जानी चाहिए और खेजड़ी को लगातार डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा राजस्थान जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा विकसित हो सके
और मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सरकार हो, सबको मिलकर खेजड़ी को बचाने के प्रयास लगातार किए जाने चाहिए। एक ठोस नीति बननी चाहिए और जो इनके विरुद्ध जाता है, इस नीति के विरुद्ध जाए, उसके लिए कठोर सजा का भी प्रावधान करना चाहिए। छोटा सा अंतिम सा सवाल पूछूंगा। आप फर्स्ट दिन आए थे तो आपने सीबीआई से प्रिंटेड जो साड़ी थी उसको पहन करके और विधानसभा में अपने जोर शोर से कहा था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप पे आरोप लगे थे, अखबार ने जिस तरीके से कहा था, तो क्या लगा कि उस सदाचार कमेटी का क्या हुआ? लगातार आप मांग करते आ रहे हैं, कोई सीबीआई की जांच मांग नहीं हुई, और अभी तक उस सदाचार कमेटी का क्या डिसीजन आया आप? देखिए, मेरे को तो अभी तक सदाचार कमेटी ने जब बुलाया था, फाइनल मैंने फुल जवाब उनको दे दिया था। अब सदाचार कमेटी को निर्णय करना है, माननीय अध्यक्ष जी को निर्णय करना है। तो मैंने अपना एक संदेश दिया कि ये मामला केवल 3 विधायकों का नहीं है, ये पूरे तंत्र का मामला है और इसके माध्यम से सरकार को भी प्रभावित करने का मामला है ये। तो निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई से जांच कराओ। मेरे को संदेश एक देना था, वो मैं दे चुकी। जो करने का अधिकार है वो मेरा नहीं है। अगर मैं करने की स्थिति में होती तो मैं ज़रूर सीबीआई की जांच कराती, लेकिन ये करने का अधिकार सरकार का है, या अध्यक्ष महोदय जी, उसको माननीय अध्यक्ष जो है वे विधानसभा के, वो तय करेंगे कि क्या अगर उसमें सीबीआई की जांच कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। इसका जवाब आपको विधानसभा अध्यक्ष जी दे सकते हैं या सरकार दे सकती है। लेकिन मैंने अपना प्रयास किया कि जनता के सामने सच आना चाहिए कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ कि निश्चित तौर पर एक चीज़ें सामने आनी चाहिए, और मैं तो यही कहूँगी कि जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि शक की सुई किसी पर टिका दी जाए, चाहे वो अपराधी हो या नहीं हो, लेकिन उसको अपराधी बनाने का प्रयास भी अगर कोई कर रहा है तो ये भी सही नहीं है। ये अन्याय है, ये अत्याचार है। ये एक, मैं कहूँगी कि मैं बहुत सिंपल परिवार से आगे बढ़ी, आज विधायक बनी, क्षेत्र की जनता का प्यार मुझे मिला, और सिर्फ इसलिए कि आपको टीआरपी बढ़ानी है, आप कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, जबकि इसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें, मैं तो जब बात भी हो रही ना तो 5 लोग सामने बैठे, उनको भी खड़ा कर सकती हूँ, मैं लाके उनको खड़ा कर सकती हूँ कि क्या बात मेरे से उसकी हुई। फिर भी मेरे नाम को ख़राब करने का प्रयास किया, तो जो मेरे को करना है वो मैं कर ही रही हूँ और मैं करूँगी आगे भी। बाकी जो सदाचार कमेटी को करना है वो उनको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ में थी रितु बनावत, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।